कि यूएई की जो हुक्मरान तबका है, शराफिया है, कि जब आप पर मुश्किल वक्त आएगा ना तो आप पाकिस्तान की तरफ देखेंगे। ओपनली तो ना पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे इख्तलाफात हो गए हैं, ना तो यूएई कह रहा है। पाकिस्तानी जो दिहाइयों से वहां पर काम कर रहे थे उनको तंग किया जा रहा है। किसी को शिया होने की बेस पर निकाला जा रहा है, किसी को ओवर एज होने की बेस पर निकाला जा रहा है, किसी को बीमार होने की बेस पर, किसी को डॉक्यूमेंट्स की बेस पर मुख्तलिफ बहाने बनाकर निकाला जा रहा है। और ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर रहती है। आपके नियत में फतूर आ गया है वो, तो आप भारत नवाज और इजरायली नवाज के जो पॉलिसी पे अमल पैरा हैं, आपको ये पॉलिसी मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। नाजरीन, यूएई से हमारी दिलचस्पी और हमारी मोहब्बत एक तारीख़ रखती है उसकी। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि यूएई के अंदर आखिर आजकल चल क्या रहा है। सुना है कि वहाँ की जो स्टेट्स हैं उनकी आपस में कोई नाइत्तेफाकी हो गई है, कुछ दरारें पड़ रही हैं, क्या होने जा रहा है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब। आपको सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं सर। आपने अपनी मसरूफ़ियात में से अपने हमारे नाज़रीन के लिए कीमती वक्त निकाला है। तो बब्बर साहब, आप आज ये बताएं हमें कि यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर दरारें क्यों पड़ रही हैं, वजह क्या है, इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं कोई क्या? बहुत शुक्रिया मुनसिफ भाई आपका कि आपने इस हसास मौजू की तरफ बुलाया। देखें, बात यह है कि यूएई खुद एक इत्तेहाद है। बेसिकली मैं बताता चलूँ जिन लोगों को पता नहीं है कि मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड अरब अमारात, तो वो खुद बेसिकली एक इत्तेहाद है। उसमें 5-7 रियासतें हैं। उन्होंने एक सियासी इत्तेहाद किया था और वो किस तरह हुआ था उस पर भी हम बात करेंगे। और अंग्रेज़ों ने ये इत्तेहाद करवाया था, अंग्रेज़ों की ख्वाहिश और अंग्रेज़ों के फ़ायदे के लिए ये इत्तेहाद हुआ था। अच्छा, बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये कोई एक नेचुरल अलाइंस था या कोई मुसलमानों के फ़ायदे के लिए हुआ था, ऐसा नहीं था। ओमान के जो थे उस ज़माने में जो सल्तनत थी उसका यहाँ पर असर रसूख था। वहाँ के मुसलमान या जो इस वक्त शारजा में जो शाही ख़ानदान है, ये लोग थे सारे के सारे। अमान वाला इलाका कहलाता था। ये लोग इस इलाके में सारा असर रसूख रखते थे। इनकी बादशाह थी। ये मैं माजी का आपको बताना जा रहा हूँ। तो ये वो लोग थे, शारजा के लोग। अगर आप अभी भी देखेंगे तो वो काफ़ी मुसलमानों से प्यार करते हैं और वो ब्रिटिश साम्राज्य के भी ख़िलाफ़ रहे। वो लोग अमेरिका और इजराइल के भी खिलाफ हैं। अच्छा। आज भी खिलाफ हैं, जो उनकी नस्ल है। तो इस वजह से उस ज़माने में ज़ाहिर है जो साम्राज्य था वो बरतानिया था, ब्रिटिश साम्राज्य कहलाता था, जैसा कि आज के दौर में अमेरिका को कहा जाता है। सही। तो उन्होंने जो है उस ज़माने में इनको बहरी कज़ाक करार दिया था और इन पर जो है ना ऑपरेशन शुरू किए थे। इन पे बहुत ज़्यादा इनको नुकसानात पहुँचाए थे। इनको जो है इनकी सल्तनत को बहुत ज़्यादा तबाह बर्बाद करके टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। अच्छा। बगावतें करवा के, जिस तरह सल्तनत उस्मानिया को उन्होंने तोड़ा था, इसी तरह इस रियासत को भी तोड़ा था। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने तकरीबन 1950 या उसके बाद 60 के करीब ये बनाया था इत्तेहाद। बनाते वक्त ये कि अमेरिकन साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य दोनों ने मिलकर बनाया था। उस टाइम तक अमेरिका का साम्राज्य उभरना शुरू हो चुका था और ब्रिटिश साम्राज्य ग्रुप हो रहा था। तो उन्होंने मुश्तरका तौर पे ये यूनाइटेड अरब अमारात बनाया था, जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि हमेशा मगरिब के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगा। मगरिब का कल्चर होगा यहाँ पर, मगरिब की सारी इकॉनमी होगी, यहाँ से मगरिब को फ़ायदा होगा। आज आप देखें कि जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, सबसे एडवांस माहौल, सबसे जो है ज़्यादा क्लब, सबसे ज़्यादा जो है इस्लामी मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जुए के अड्डे, कैसीनोज या फाहशी के अड्डे कहाँ पर हैं? मुझे पता है इस्लामी मुल्कों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? दुबई में है। ठीक है ना। तो ये उनकी एजेंडा थी। फिर सबसे ज़्यादा बिजनेस हब, रेवेन्यू जनरेट करने वाला, वो भी दुबई में है। फिर सबसे ज़्यादा जो एक्चुअल फ़ायदा होता है इस पूरी रीजन से, हमें तो लगता है कि शायद हम वहाँ से कमा रहे हैं बिज़नेस करके या जॉब करके, लेकिन हमसे एक बहुत बड़ा शेयर दुबई के जो हुक्मरान हैं वो कमाते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट। लेकिन उससे भी एक बड़ा शेयर जो है वो आलमी साम्राज्य कुव्वतें कमाती हैं, जो कि किसी को नज़र नहीं आता। उनके मफादात हैं।
तो अब ये देखा कि जब आपने वो किस चीज से कमाती हैं वो सर साम्राज्य उनकी को? टेक्नोलॉजी वहाँ पर एक्सपोर्ट होती है, उन्हीं का जो है चाहे वो कल्चर के हिसाब से उनका वो चलता है, नज़रियात उनके चलते हैं, पॉलिटिक्स उनकी चलती है, टेक्नोलॉजी उनकी चलती है, और रेवेन्यू सारा के सारा उनके पास जाता है। इस सारी चीज़ का बेसिकली जो कॉपीराइट्स है वो सारे के सारे वो कमाते हैं। आम लोगों को ये बात शायद ज़्यादा समझ में नहीं आ रही होगी। अच्छा। तो उनके मफादात होते हैं। अब यूएई और सऊदी अरब बिल्कुल यूं होते थे, बिल्कुल यूं, बल्कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान से भी तकरीबन यूं था ये। अच्छा। बिल्कुल एक होता था, पाकिस्तान पर बुरा वक्त आता था, सबसे पहले जो ममालिक खड़े होते थे उनमें यूएई होता था, दुबई खड़ा होता था आपके साथ। लेकिन आज जब हमने पहले प्रोग्राम किया था कि पाकिस्तान से वो दूर जा रहा है, बड़ी पाकिस्तान में भी हैरान की हुई कि पाकिस्तान से उन्होंने अपने $3.5 अरब मांग लिए और ये किया वो किया। अच्छा, इसको ऑफिशियली जो है जब पाकिस्तान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो देने थे, रोल ओवर हो रहे थे, उनको ज़रूरत थी तो हमने दे दिया, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यूएई वालों से जब पूछा गया तो उन्होंने भी मीडिया पर यही कहा, CNN ने उनसे ये सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि नहीं ये एक हमें जो है हम अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं जिसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, हम और जगहों से भी अपना रेवेन्यू इकट्ठा करें, इसीलिए हमने पाकिस्तान से लिए थे, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि अचानक से पाकिस्तानियों को वहाँ जॉब से निकाल दिया गया। हाँ। और प्रोसेस फॉलो किए बगैर निकाल दिया गया, वैसे बाहर आ गई वे। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि कोई ये सिर्फ हम महसूस कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, कहे कोई नहीं रहा है। हाँ। लेकिन ये चीज़ सऊदी अरब भी महसूस कर रहा है, ये चीज़ ईरान भी महसूस कर रहा है, ये चीज़ पाकिस्तान के हुक्मरान जो सिस्टम चलाते हैं वो भी महसूस कर रहे हैं, जब हम जैसे लोग महसूस कर रहे हैं, और ये चीज़ें जो वहाँ पर मुसलमानों से प्यार करने वाले हैं वो भी महसूस कर रहे हैं। तो शारजा से ये आवाज़ आ रही है कि अगर हमने सब कुछ अमेरिका और इजराइल के कहने पर ही करना है तो फिर इस यूएई वाली रियासत रखने का क्या फ़ायदा है, और फिर हम इस इत्तेहाद में क्यों रहें अगर हम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। तो वहाँ के जो बादशाह, एक होता है ना जिसको कहते हैं, अगर मेरी बात को कोई बुरा ना माने, जी बोले, तो बहुत से अरब ममालिक में ऐसे बादशाह कायम हैं, ऐसी जो है ख़ानदान कायम है, अगर मेरे पर ना जले तो मैं बोल रहा हूँ कि जो बद्दू थे। अच्छा, बद्दू आप समझते हैं किसको कहा जाता है? बद्दू जो सहराई लुटेरे होते हैं उनको कहा जाता है, सहराई लुटेरों को बद्दू कहा जाता है, जिस तरह समंदरी लुटेरों को कज़ाक कहा जाता है और ज़मीन पे जो लुटेरे होते हैं उनको डाकू कहा जाता है। तो ये बेसिकली सहराई जो है बद्दू थे, बहुत सारे कबीले। बद्दू तो ऊँट चलाने वालों को कहते हैं उनको, और उनको जो लुटेरे होते हैं उनको कहा जाता है। लुटेरों को ही कहते हैं? जो सहराई लुटेरे होते हैं ना उनको कहा जाता है। अच्छा, ये मेरे इल्म में बात नहीं है कि बद्दू जो है कि सहराई लुटेरों को भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली वो लोग थे कि जिन्होंने ये सारे वहाँ के ये जिस तरह के लिए अब गुंडे बदमाश, या जैसे अफगानिस्तान पर तालिबान हैं, इस किस्म के ये ग्रुप्स थे बड़ा सा रसूख रखने वाले, तो इनको अंग्रेज़ों ने बादशाहतें दे दी थी। सही। तो ये जो दुबई के और अबू धाबी के बादशाह हैं इनकी मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली। बाकी शारजा के जो बादशाह हैं वो कई दहाइयों से उनकी नस्लें चलती आ रही हैं, यानी कि वो ख़ानदानी तौर पर बादशाह हैं। इस तरह ये तो मैंने खैर इनकी एक बात कह दी, ऐसे तो बहुत सारों की हम कह सकते हैं, और भी बहुत से हमारे अरब ममालिक दोस्त हैं जहाँ भी ये बद्दू वाला सिस्टम है, उनका तस्करा फिर कभी करेंगे। तो अब वहाँ से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अब जब घर में आटे का डब्बा खाली होता है तो फिर जो है रोटियां गिनी जाती हैं, फिर ये देखा जाता है कि कौन कितनी रोटी खा रहा है, और जो रोटी खा रहा है तो वो कमाकर कितनी ला रहा है। तो अब इस वक्त यूएई में ये सूरत हाल होने वाली है, ऐसा लग रहा है लोगों को कि शायद ऐसी सूरत हाल हो कि अब रोटियां एक दूसरे की गिनी जाएं। तो फिर अब वो ज़ाहिर है आज शारजा बात कर रहा है, कल को मस्कत बात करेगा, फिर अबू धाबी बात करे या दुबई करे, ये फिर इत्तेहाद जो है हिलता हुआ डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, एक और भी मैं आपको बात बताता चलूँ कि जो शारजा की पूरी कोशिश है गो के उनका जो है खारजी मामलात में डायरेक्टली कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन इस वक्त भी उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं, और पाकिस्तान जो यूएई है वो फ़लस्तीन की साइड खड़ा हो, इजराइल से दूर हो, इंडिया से दूर हो। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि जो यूएई के बादशाह हैं, जो प्रेसिडेंट बल्कि कहलाते हैं अपने आप को, उन्होंने इस वक्त ऐसी इत्तलात मौजूद हैं, ऑफिशियली अनाउंस नहीं करते, वहाँ पर यूएई में इंडिया और इजराइल दोनों की फ़ौज भी मौजूद है।
अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये यानी कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा थ्रेड है। पाकिस्तान के जो ओपनली दुश्मन कंट्रीज जो कहलाती हैं कौन है, आप मुझे बताएं। एक भारत है और एक इजराइल है। इसके अलावा तो हमारा कोई ऐसा दुश्मन ये ऐसा तो नहीं है दुनिया में। दहला देने वाली मालूमात दे रहे हैं बब्बर साहब कि इजराइल और भारत की अफवाज यूएई के पास है, वहाँ पे उतरी हुई हैं, वहाँ पे उनकी छावनियाँ जॉइंट बनी हुई हैं। एक्सरसाइज हो रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं वहाँ पर, इंटेलिजेंस पर काम हो रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, बहुत तो सारे काम मकासद क्या है वहाँ, मकासद क्या है? सर यही तो चीजें हैं। अगर कोई पुरअमन मकासद हो तो फिर तो किसी को एतराज नहीं है, फिर तो किसी को प्रॉब्लम और नहीं अगर है। पुरान है तो उनको डिक्लेयर क्यों नहीं किया हुआ? अभी देखे ना, जब भारत के अजीत डोगल गए तो क्या कहते हैं, किसी को एतराज नहीं था। फॉरेन सेक्रेटरी है, चलें ठीक है, जाते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी का काम है किसी मुल्क का विजिट करना। लेकिन जब वहाँ के वजीर दिफा गए तो सब लोगों के कान खड़े होने चाहिए ना कि क्यों गए वजीर दिफा, जो कि खुद एक दहशतगर्द किस्म का आदमी है। भारत का जो वजीर दिफा है उसकी क्या अपनी हैसियत है, उसकी क्या हैसियत जो वो वहाँ पर जा रहा है और किस लिए जा रहा है। बज़ाहिर कह रहे हैं कि हम आपसी ताल्लुकात का जायज़ा ले रहे हैं, एनर्जी पे बात हो रही है, बिजनेस पे बात हो रही है। भाई एनर्जी और बिजनेस से कौन से वजीर दिफा का ताल्लुक होता है? वो भी भारत जैसे मुल्क का, पाकिस्तान का हो तो चले मान लेते हैं हम, लेकिन भारत आखिर जैसे चल क्या मुल्क रहा का है ये? आखिर ये चल क्या तो रहा है? बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। इसके बहुत बड़े नतीजे आ सकते हैं। इसमें हो सकता है कि जो इस वक्त यूएई के प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ बगावत भी हो जाए, उस पर बहुत काम हो रहा है। और अगर बगावत कामयाब हो जाती है तो फिर सारी पॉलिसी यू टर्न हो जाएगी, वापस यूएई, पाकिस्तान, सऊदी अरब और इस तरफ चला जाएगा। अगर बगावत कुचल दी जाती है, हो तो रही है बगावत, ये मैं आपको बता दूं, अच्छा, हो रही है बगावत। और उस बगावत को जो जितनी भी सपोर्ट हो रही है रिजीम चेंज के लिए, वो सऊदी अरब कर रहा है। इसमें कोई ढकी ये बहुत अहम बात है कि मेरे ख्याल से कोई 7, 8 या 10 साल कबल की बात है जब ये खबर आई थी कि दुबई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। बन गया सर, वो तो मैंने बन उस गया। वक्त खबर आई थी, उस वक्त ये खबर आई थी कि बन रहा है। तो उस वक्त दुबई के जो ट्राइबल्स थे, जो कबायली, ये ऊँट चराने वाले जो थे, तो इन्होंने उनसे कहा था, क्योंकि उनकी जगहें बीच में आ रही थी, उनकी ज़मीनें ली जा रही थी, उनकी ज़मीनें वहाँ से खाली कराई जा रही थी। तो उन्होंने इनके आगे कहा कि हमें बेघर ना करें, हमें यहाँ से बेसर समानी के आलम में हमें यहाँ से बेदखल ना करें, हम कहाँ जाएंगे? तो वो जो कबायली थे, ऊँट चराने वाले, वहाँ के मकामी और जद्दी पुश्ती, वहाँ के जद्दी पुश्ती जिसको हम कहते हैं सन ऑफ सॉइल, वो लोग थे। और वो बहुत ही सख्त जान किस्म के लोग, ये जो अरब के बादशाहों वाला मामलात उनके नहीं थे, वो सख्त जान वाले और सख्त का माहौल में एडजस्ट करने वाले लोग थे। तो उन्होंने उनसे ये भी कहा, उनको बावर करवाया कि हम तो आपके असासे हैं, हम तो आपका मुस्तकबिल हैं, हमें बेदखल ना करें। लेकिन उन सब को उठा के बोरिया बिस्तर उनका गोल कर दिया। तो यहाँ से जो आपने बात की कि बगावत हो रही है, बगावत पनप रही है, तो वो बात जो है कि ये इससे मिल रही है, कड़ी से कड़ी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि 8-10 साल पुरानी जो लावा पक रहा था वो बाहर आ रहा है। सर इस वक्त इजरायली सिटीजन्स की सबसे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट दुनिया में कहीं है तो आप सोचेंगे कि शायद मैं अमेरिका कहूँगा, फ्रांस कहूँगा, ब्रिटेन कहूँगा, या किसी यूरोप की कंट्री, ऑस्ट्रेलिया कहूँगा, चलें उस साइड निकल जाएंगे। लेकिन यूएई में, दुबई में सबसे ज़्यादा इजरायलियों की इन्वेस्टमेंट दुबई में है। सबसे ज़्यादा इजरायलियों का विजिट गुज़श्ता 2 सालों में दुबई में हुआ है। ये बात है, यानी कि अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस से ज़्यादा। तो इसका आखिर मकसद क्या है सर? सबके सामने अब भी क्या इसका मकसद बताया जाए? क्या मकसद, अब इसके बाद क्या मकसद बचता है कि वहाँ पर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, उनकी फौजें इकट्ठी हो रही हैं, जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है, उनको प्रॉपर्टीज़ खरीदने दी जा रही हैं, उनको ट्रैवलिंग दी जा रही है, उनको बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया की जा रही हैं। जो पाकिस्तानी जो दिहाइयों से वहाँ पर काम कर रहे थे, प्रोफेशनल थे, उनको तंग किया जा रहा है। इस वक्त भी बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। किसी को शिया होने की बेस पर निकाला जा रहा है, किसी को ओवर एज होने की बेस पर निकाला जा रहा है, किसी को बीमार होने की बेस पर, किसी को डॉक्यूमेंट्स की बेस पर, मुख्तलिफ बहाने बनाकर निकाला जा रहा है। और ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर रहती है, कोई 8-10 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं।
और पाकिस्तान को बड़ा रेवेन्यू वहाँ से मिलता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता, एकदम अच्छा सवाल ये हो रहा होगा कि फिर एकदम क्यों नहीं निकाल देते, अगर ऐसी कोई चीज़ है, बहुत से लोग ऐसा सवाल करते हैं। जी जी। तो देखिए, एकदम निकालने में एक तो ये कि पाकिस्तान से, जैसे मैंने कहा ना कि ओपनली तो ना पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे इख्तलाफात हो गए हैं, ना तो यूएई कह रहा है। लेकिन दूसरी एक और चीज़ भी है, पाकिस्तानी हर फील्ड में इस हद तक इन्वॉल्व हुए हुए हैं कि अगर एकदम निकाल दिया जाए तो वो मुल्क चल ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तो जाहिर सी बात है, उनके पास तो इनकी ना उनके पास capability काम है। करने की सलाहियत है, ना उनके पास पैसा लगाने के लिए है, सिर्फ अयाशी के लिए पैसा है, ना उनमें कोई दिमाग है कि वो सिवाय साजिशों के अलावा कि वो कुछ कर सकें, कि बिजनेस आइडियाज़ हो, तो वो सारे के सारे बाहर के लोग कर रहे हैं। वो तो तो खुद अब तो वो एकदम आराम अगर पसंद लोग आप हैं। 10 लाख लोगों को वहां से निकाल दें तो ऐसा कोई तो उनकी मजाक खिदमत नहीं। कौन करेगा? उनकी खिदमत कौन करेगा, उनके लिए कमा के कौन लाएगा। लेकिन ऐसी तलात है कि इनकी कोशिश ज़रूर है कि आस्ते आस्ते उन पाकिस्तानियों को परेशान कर कर के वहाँ से निकाला जाए और उसकी जगह इंडियंस को सेटल किया जाए, इंडियंस को। तो मैं तो कहता हूँ कि चल अच्छी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। जब अखंड भारत बनेगा तो अखंड भारत में इतनी ताकत तो है नहीं कि पाकिस्तान का 1 इंच भी ले सके। अखंड भारत अच्छी बात है कि यूएई में बन जाए, हमें क्या, हमारा क्या जा रहा है उस टाइम। बस ये है कि यूएई के दोस्तों से, दुबई के दोस्तों से गुजारिश है कि फिर इस्लामी नारा लगा के पाकिस्तान से नहीं कहिएगा कि हमें बचाने आओ, भारत ने कब्जा कर ली है, आपकी हैसियत इतनी तो है नहीं कि आप याद रखें ईरान का ड्रोन रोक सके। ये याद रखे, यूएई की जो हुक्मरान तबका है, शराफिया है, कि जब आप पर मुश्किल वक्त आएगा ना तो आप पाकिस्तान की तरफ देखेंगे। आपको शायद हमारी बात समझ में ना आ रही हो, वैसे समझते तो सारा कुछ हैं आप, इतने नन्हे काके तो हैं नहीं आप, समझ सारी आपको आती है। और लेकिन इस वक्त तो आप समझाने वालों में से हमें कि आप ये करें तो हम इस तरह कर देंगे, आपके साथ ये हो जाएगा, आप इस तरह करें, आप इस तरह चलें तो आगे हम आपको यहाँ तक, इस मुकाम तक ले आएंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, इसलिए कि आपकी नीयत में खोट आ गई है, आपकी नीयत में फतूर आ गया है वो। तो आप भारत नवाज और इजरायली नवाज के जो पॉलिसी पे अमल पैरा हैं, आपको ये पॉलिसी मुबारक हो। पाकिस्तान जिस तरह से हक की बात करता है और डटा हुआ है और अगली सफ़ों में डटा हुआ है और अपना किरदार अदा कर रहा है, दुनिया भर में अमन का पैगाम लेकर अमन का सफ़ीर बना हुआ है। तो इसी तरह नाज़रीन, मज़ीद और दिलचस्प तबसरे, तज्ज़िये, ख़बरें हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी तजावीज़, अपनी तनकीद, अपने मशवरे देना मत भूलिएगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आपके लिए लेके आ सकें। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।